हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। इस लेक्चर में हम जो बताने वाले हैं वो है कि रोटेशनल जो स्पेक्ट्रा हमने देखा था इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसमें यदि हम आइसोटोप्स ऑफ मॉलिक्यूल यदि हम शिफ्ट करते हैं तो इस रोटेशनल स्पेक्ट्रा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा वो हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होती है, जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो होता है वो इस तरह से आता है। इंटेंसिटी के बीच में था आपका इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी वेव नंबर के बीच में था। ठीक है, वेव नंबर के बीच में प्लॉट आ रहा था और आपकी जो पीक आ रही थी लाइक समथिंग इस तरह से जो रोटेशनल लाइंस आपको ड्रॉ हो रही थी, आपके पास निकल के आ रही थी पीक, और इसको हमने जर्नलाइजेशन किया था कि दिस कर्व लाइक समथिंग इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये आपका वेव नंबर 1 पे आ रही है, वेव नंबर 2 के ऊपर, वेव नंबर 3 पे, वेव नंबर 4 पे, वेव नंबर 5 पे। इसके बाद हमने एक बात और कही थी कि कांस्टेंट सेपरेशन 2b का होता है, सभी में 2b का सेपरेशन होता है बीच में। इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर हमने देखा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं all rotational line separate to be wave number to be वैल्यू पे आपको सेपरेट होती है। अब हम जो है हमने जब ये स्पेक्ट्रा जब ड्रॉ किया था ये को डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए था, और जो कि हमने माना कि वो रेसिप्रोकेटर की तरह है। डायएटॉमिक मॉलिक्यूल मान लेते हैं कि ए और ये बी। ठीक है, बी तो हमने इसका मास m1 माना था, m2 आपको माना था। यहाँ पर रिड्यूस मास भी हमने कैलकुलेट किया था, पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि दिस इज द रिड्यूस मास, और इसको हमने लिखा था कि m1 m2 अपन में m1 प्लस में m2। ठीक है भाई, दिस इज द रिड्यूस मास न्यू। ठीक है, और हमने इसके बीच की जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो कि आपके पास वो हमने r नॉट मान ली थी, और हमने क्या कैलकुलेट किया था इसमें, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, आई की वैल्यू आपके पास निकल के आई थी रिड्यूस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स का स्क्वायर। दिस इज द रिड्यूस मास हमने कैलकुलेट किया था। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया था कि हमने जो ये मॉलिक्यूल्स है उसके लिए रोटेशनल एनर्जी कैलकुलेट की थी, जो वैल्यू J के ऊपर डिपेंडेंट थी, और उसकी वैल्यू आ रही थी आपके पास h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I J प्लस में 1। दिस इज द रोटेशनल एनर्जी फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये हम पहले ड्राइव कर चुके हैं सारे के सारी, और इसके बाद हमने ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया था डिफरेंट वेव नंबर के ऊपर। ठीक है भाई, यदि इस इक्वेशन को वेव नंबर की तरफ में लिखते हैं तो वेव नंबर की वैल्यू जो आती है वो आपके पास आती है, वेव नंबर की जो वैल्यू आती है वो आपकी बी जे प्लस में 1 ये वैल्यू आती है। वेयर में जो v होता है, v इज रोटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है h अपॉन में 8 पाई स्क्वायर I और c। दिस इज द रोटेशनल कांस्टेंट। रोटेशनल
ये सारी वैल्यू है जो हम इसके अंदर हमने कैलकुलेट की डायटोमिक मॉलिक्यूल्स मानकर। और इसी वजह से ये स्पेक्ट्रा, ये जो पीक है रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपके पास जनरेट हुआ है। अब इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि यदि ये मॉलिक्यूल्स जो आपके ए और बी है, ठीक है, इसी के आइसोटोप से रिलेट कर दिए जाए तो इस पीक के अंदर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है भाई, इस पीक की जो वैल्यू है वो क्या आएगी वो हम यहाँ पर देखेंगे कि यदि मॉलिक्यूल्स के आइसोटोप से रिप्लेस कर दें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इन रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अंदर। ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर आइसोटोप की डेफिनेशन देते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि भाई क्या होते हैं आइसोटोप्स। ठीक है भाई, तो वे मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ या आप ये कह सकते हैं एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो तो those atoms are called isotopes। ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर तो सेम हो परंतु एटॉमिक मास नंबर जो है वो आपका डिफर हो तो उसको आइसोटोप बोलते हैं। जनरली यदि कोई x एलिमेंट उसका सिंबल है तो दिस इज द जो z की वैल्यू यहाँ पर होती है एटॉमिक नंबर और दिस इज द a एटॉमिक मास नंबर। ठीक है भाई, दिस इज द एटॉमिक मास नंबर और दिस इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट ऐसे सिंबल, ठीक है भाई, ऐसे मॉलिक्यूल्स ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक मास नंबर आपका सेम हो डिफर हो, सॉरी एटॉमिक मास नंबर डिफर हो और एटॉमिक नंबर आपका सेम हो, वे आइसोटोप होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि कार्बन जो है C12 है और इसका आइसोटोप जो होता है वो कार्बन C13 होता है। ठीक है भाई, कार्बन का आइसोटोप आपको दिखा यहाँ पर, कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पर सिंबल भी आपका मॉलिक्यूल का सेम है, सिर्फ किसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो रहा है आपका। तो ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे एटम्स होंगे वो एक दूसरे के आइसोटोप होंगे। एग्जांपल के लिए ऑक्सीजन C16, ठीक है भाई, और ऑक्सीजन C18 जो है दिस इज आल्सो बी द आइसोटोप्स। ठीक है भाई, ठीक है, क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन का भी होता है आइसोटोप। ठीक है भाई, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जो आइसोटोप होते हैं। मॉलिक्यूल आपका सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या चीज होता है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर यदि ऐसा कर दिया जाए कि यदि मान लेते हैं पहले आप कोई एलिमेंट ले और उसका हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर कंसीडर करता हूँ एग्जांपल, फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यदि हम चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं कंसीडर करता हूँ पहले कि कंसीडर HCl मॉलिक्यूल्स या फिर आप CO मॉलिक्यूल्स ले लीजिए का। ठीक है, ये CO मॉलिक्यूल्स है, ये डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है, एक तरफ आपका कार्बन है दूसरी तरफ आपका ऑक्सीजन है। ठीक है भाई, ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो हम R0 से ही मान रहे हैं। ठीक है भाई, M1 क्या होगा, मास ऑफ कार्बन जो होगा वो यहाँ से M1 है और यहाँ पर M2 जो होगा दिस इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका
यहाँ पर m1 है मास ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कार्बन यूज कर रहे हैं वो आपका C12 कार्बन यूज कर रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो 816 यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास होगा, मास जो होगा यहाँ पर कार्बन का, वो क्या होगा आपका, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, ठीक है भाई। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, दिस इज एटॉमिक मास क्या है भाई कार्बन का, क्या होगा कि यहाँ पर जो ये 12 है, ठीक है भाई, ये 12 है, तो यहाँ पर जो दिस इज जो m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 12 के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, जो ये मास होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है भाई, ठीक है। दिस इज द वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी प्रकार से वेट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स क्या होगा, m2, दिस इज मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स, वो होगा आपका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है भाई। दिस इज द वेट ऑफ दिस कार्बन और दिस इज m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस मॉलिक्यूल 60, ठीक है। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। एक्चुअल जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है भाई। यदि इसको m1 कैलकुलेट करना है तो डिवाइड बाय एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है भाई। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास अपॉन वेट, एवोगाड्रोस नंबर वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स निकल आएगा, ठीक है भाई। इसी प्रकार से वेट ऑफ द इस मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है भाई। तो ये आपका ये इज द मास, ठीक है। अब यहां से हम ये कैलकुलेट करेंगे कि रिड्यूस मास कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा m1 m2 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है भाई, m1 प्लस में m2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मैं वैल्यू रखूं और इसको सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है भाई, सोल्विंग कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि जो रिड्यूस मास है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ एलिमेंट, जो भी एटम्स है उसके मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, ठीक है भाई। इसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड इस मास का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है भाई। तो ये रिड्यूस मास डिपेंड ऑन मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई, दोनों के मास पे डिपेंडेंट रहेगा रिड्यूस मास, ठीक है। और रिड्यूस मास इज रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम ये कह सकते हैं यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला, दिस इज r स्क्वायर, ठीक है भाई, मोमेंट ऑफ फार्मूला। तो यहाँ पर जो I की जो वैल्यू है, I की वैल्यू है दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन न्यू, ठीक है भाई। रिड्यूस मास पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन न्यू, रिड्यूस मास पे डिपेंडेंट है। और हम ये भी कह सकते हैं दिस इज I डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल। तो इसकी बारे में बात करेंगे, हम मास की बात कर रहे हैं कि यदि यहाँ पर मैं रिलेशन दिखा रहा हूँ कि यदि मॉलिक्यूल्स है तो वे मॉलिक्यूल्स का जो मास है इस तरह से कैलकुलेटेड होगा, और रिड्यूस मास डिपेंड ऑन मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिपेंड ऑन मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके बाद देखो कि इसके बाद ये है कि आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला है इन इक्वेशन जिसकी b की वैल्यू यूज करें तो b की वैल्यू यूज करके हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रोटेशनल कांस्टेंट है इनवर्सली रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है भाई, इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। इस फार्मूले से इनवर्सली रिलेटेड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या है कि मास को रिलेट कर सकते हैं रिलेटेड टू रोटेशनल कांस्टेंट की टर्म में, दिस इज इनवर्सली। तो B इज आल्सो इनवर्सली रिलेटेड टू मास ऑफ एटम्स, जो भी एटम होगा उससे इनवर्सली रिलेटेड होगा, ठीक है।
आप देखो, ये तो हमें पता चल गया कि मास है बी के साथ में इनवर्स रिलेशन है, और बी का स्पेक्ट्रा के अंदर क्या रिलेशनशिप है, बी का रिलेशनशिप इन स्पेक्ट्रा के अंदर है सेपरेशन बिटवीन द लाइंस। ठीक है भाई, अब देखो, अब हम यदि हम माने कंसीडर करें, ठीक है भाई, आपके पास एक आइसोटोप कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल, और उसमें हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं, वो कार्बन 13 कर लेते हैं और ऑक्सीजन 16, ये तो ऐसा कैसा रहता है, ठीक है भाई, ये कार्बन का आइसोटोप ले लिया, और आइसोटोप वो है जिसका एटॉमिक मास नंबर क्या है, इसका ज्यादा है, ठीक है भाई, मोर मास, ठीक है भाई, एज कंपेयर टू कार्बन C12, ठीक है भाई, इससे इसका मास जो है इस कार्बन का वो ज्यादा है, ठीक है भाई, इस कार्बन का मास ज्यादा है, इसका मास आपका सेम है, ठीक है भाई, तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं, यहाँ पर मास ऑफ कार्बन C13 इज मोर देन कार्बन C12, ठीक है भाई, ये तो बात सही है। दूसरी बात, यदि मास ज्यादा है, ठीक है भाई, तो रिड्यूस मास तो होगा, रिड्यूस मास, ठीक है भाई, रिड्यूस मास, किसका रिड्यूस मास, C13 वाले मॉलिक्यूल्स का is more than reduced mass और C12 वाले मॉलिक्यूल्स का जो है, ठीक है भाई, उसका जो मास है, ये मास जो है वो ज्यादा होगा, ये मास जो है वो कम होगा। अभी मैंने बताया यहाँ से रिड्यूस मास कैलकुलेट किया जा सकता है। रिड्यूस मास कैलकुलेट करने के लिए m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 की रिक्वायरमेंट होगी। m1 आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ठीक है भाई, इसी प्रकार से m2 फॉर ऑक्सीजन, मोलिकुलर मास अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, ये वैल्यू रखकर आप उसने सोल्व करनी है, तो रिड्यूस मास आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी वैल्यू आएंगी वो समानर ग्रेटर देन आएंगी द वैल्यू ऑफ दिस रिड्यूस मास, ठीक है भाई, ये मैंने लिख दिया है। और रिड्यूस मास और आइसोटोप जो है इज मोर देन आपका, हमने आइसोटोप बोल लिया है जिसका मास आपका बढ़ रहा है, ठीक है भाई, तो आपका रिड्यूस मास भी बढ़ेगा, रिड्यूस मास से आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और C13 वाली की ग्रेटर देन होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और C12 वाले मॉलिक्यूल्स के, ठीक है भाई, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ग्रेटर देन होगी, तो B की जो वैल्यू है फॉर CO13 इज लेस देन, मिलेंगी आपके पास रोटेशनल कांस्टेंट C12 CO की मॉलिक्यूल्स की, तो यहां से दिस इज इनवर्सली रिलेटेड टू मास, तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फॉर आइसोटोप्स कब, जब मास आपने आइसोटोप का इंक्रीजिंग लिया है, तब ये वैल्यू जो है वो आपकी कम हो जाएगी नॉर्मल मॉलिक्यूल से, ठीक है भाई, और यदि ये वैल्यू कम होगी, B की वैल्यू फॉर आइसोटोप, चलो B की वैल्यू फॉर आइसोटोप को डैश लिखते हैं, तो आपकी जो B की वैल्यू डैश इज लेस देन B की वैल्यू, ठीक है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि 2B डैश वैल्यू इज लेस देन 2B वैल्यू, ठीक है भाई, तो इसका मतलब 2B क्या है, ये सेपरेशन है, ठीक है भाई, और जैसे ही हमने आइसोटोप रखा और आइसोटोप वो रखा जिसका मास नंबर बढ़ा, इंक्रीज किया है, तो मास नंबर इंक्रीज करने से जो 2p की वैल्यू है वो लेस देन हो जाती है नॉर्मल मॉलिक्यूल की वैल्यू से, तो ये जो नॉर्मल सेपरेशन जो 2b आ रहा था, अब जो सेपरेशन आएगा वो इससे कम रहेगा थोड़ा सा, तो जो लाइनें हैं वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी,
तो ये जो आफ्टर ये तो CO की है आपकी, जब आपका C12 वाला मॉलिक्यूल्स है। जब आपने C13 वाला जो पीक की तो उसमें जो सेपरेशन है आपका वो थोड़ा सा क्या हुआ, डिक्रीज हो गया सेपरेशन। इस तरह से पीक है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएगी आपकी, ठीक है। इस तरह से जो पीक है वो आपकी क्लोज पैक्ड हो जाएगी। इनका जो सेपरेशन है उसको यदि हम 2b डैश माने तो ये जो सेपरेशन होगा 2b डैश का दिस इज स्मॉलर लेस देन 2b सेपरेशन से, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ओवरऑल जो रिजल्ट ये रहा हमारे पास कि यदि हम आइसोटोप को रिप्लेस करें, ठीक है भाई, तो इन डायटोमिक molecules replace isotope having more mass, ठीक है। तो then the separation of rotational lines are decreased or lines are closely packed, ठीक है। मेरी लाइंस आपकी क्लोजली पैक्ड हो जाएगी। और यदि देखो हमने मान लेते हैं आप पहले जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं आप 18 के ऊपर काम करें, ऑक्सीजन 18 के ऊपर, और फिर आइसोटोप आप 16 का लें, ठीक है भाई, 16 का लें, तो उस टाइम जैसे कि मास आप डिक्रीज करेंगे तो आपकी जो B की वैल्यू है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी और सेपरेशन भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आइसोटोप्स having mass decrease तो then separation increases, ठीक है भाई, सेपरेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई कैसे यदि हम आइसोटोप को रिप्लेस करते हैं तो मास पे कैसे फर्क पड़ता है। आइसोटोप से रिप्लेस करने से मास ऑफ द मॉलिक्यूल चेंज होता है, हमें पता चला। और हमने अभी बताया कि यदि हम आइसोटोप मोर मास का लेते हैं तो जो लाइंस है वो क्लोजली पैक्ड हो जाएंगी, और यदि आइसोटोप आपका लेस मास का लेते हैं तो लाइंस आपकी जो है डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस है वो इंक्रीज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई कैसे एक्चुअल में जो लाइंस का बीच में जो है ये इफेक्ट डालता है आइसोटोप पे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, थैंक यू।